बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। नाज़रीन मोहतरम, इस मिशन की पहली किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। दुश्मनों के नरगे में घिरे हुए एक नौजवान की दास्तान शुजाअत, जिसके लिए नमूज़ वतन की हिफाजत नकद जान से बढ़कर अजीज थी। ये एक ऐसे नौजवान की हंगामा खेज जिंदगी की सरगर्दिश है जो अपने मुल्क की सरहदों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए दुश्मन मुल्क के शातिर हिंदुओं की साजिशों को नाकाम बनाता रहा, दुश्मनों को नाकों चने चबवाता रहा। साजिशें रखने वाले हिंदुओं को उनकी गासबाना फितरत की फसल काटनी पड़ी। आग जलती रही, खून उबलता रहा और वो अपनी मुजाहिदाना शान से आगे बढ़ता रहा। जो हाथ उसकी जानिब बढ़ा कट के रहा। दुश्मनों की हर चाल खुद उन्हीं के लिए शामाए मात बनी। त्यारे ने सेंट्रल एशिया की नौ आजाद मुस्लिम रियासत ताजिकिस्तान के छोटे से सरहदी शहर मरगाब से टेक ऑफ किया था। मरगाब की एक तरफ चंद मील के फासले पर चीन की सरहद थी और जनूब में 25,000 फीट बुलंद पामीर का पहाड़ी सिलसिला था, जो पाकिस्तान की सरहद में दाखिल होकर अजीम कराक्रम के सिलसिला को से जा मिलता था। मुरगाब चारों तरफ से बर्फपोश बुलंद पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यहाँ कोई हवाई अड्डा नहीं था, इसलिए जहाज ने शहर से कई मील दूर एक पथरीले मैदान से टेक ऑफ किया था। आधी रात के वक्त गंभीर तारीकी में किसी ऐसी जगह से जहाज उड़ाने की कोशिश करना ही खुदकशी के मुतरादिफ था, मगर जहाज के पायलट की महारत की दाद देनी पड़ती है, जिसने न सिर्फ कामयाबी से टेक ऑफ किया था बल्कि दोनों तरफ बुलंद पहाड़ों के दरमियान बड़ी कामयाबी और महारत से उसे उड़ा भी रहा था। मरगाब से टेक ऑफ करने वाले उस जहाज की मंजिल हिंदुस्तान के ज़ेरे तसल्लुत कश्मीर का सोना मार्ग नामी वो कस्बा था, जो सतह समंदर से तकरीबन 16,000 फीट की बुलंदी पर वाक़े वूलर झील के मशरक में तकरीबन 100 मील के फासले पर वाक़े था। दूसरी तरफ श्रीनगर से उस कस्बे का फासला सिर्फ 52 मील था। डिकोटा से मिलते जुलते ताकतवर जेट इंजन वाले जहाज में सिर्फ 2 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश थी और ये दोनों सीटें काकपिट में पायलट की सीट के ऐन रकम में थी, जबकि जहाज का पिछला हिस्सा कार्गो के लिए मखसूस था और उस वक्त इस जहाज के कार्गो में असला और गोला बारूद की पेटियां भरी हुई थी। जहाज के उन 2 मुसाफिरों में एक मैं था, शमरोज, और दूसरा मेरा साथी तरमेज। हम दोनों का ताल्लुक उसी जन्नत नजीर खित्ते से था जो पिछले 50 बरसों से भारतीय साम्राज्य के जुल्म की चक्की में पिस रहा था। जहाज का पायलट मिस्टर सलवानू अतालीन था। उसकी उम्र अगरचे 30 साल से ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी महारत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसे खतरनाक रूट्स पर जहाज उठाने का खासा तजर्बा है। त्यारा तकरीबन 30,000 फीट की बुलंदी पर परवाज करता हुआ पामीर का सिलसिला को पार करके पाकिस्तान की फिजाई हदूद में दाखिल हो गया। बाईं तरफ कराक्रम का बर्फपोश सिलसिला था। रात की तारीकी के बावजूद सफेद बर्फ किसी उजली चादर की तरह चमकती हुई नजर आ रही थी। पामीर की बर्फपोश चोटियां पार करते ही त्यारा बतदरीज अपनी बुलंदी कायम करने लगा। पाकिस्तानी फिजाई हदूद में दाखिल होने के थोड़ी देर बाद हमारे त्यारे को गालबन किसी पाकिस्तानी रेडार पर देख लिया गया था। सिग्नल भी मौसूल होने लगे। त्यारे की शिनाख्त तलब की जा रही थी, लेकिन मिस्टर सलवानू ने कोई जवाब देने की बजाय वायरलेस सिस्टम ही ऑफ कर दिया। परवाज से पहले हमें ब्रीफिंग दी गई थी और ये बता दिया गया था कि हम किसी रेडार की जद में आ तो सकते हैं, लेकिन हमें किसी किस्म के हवाई या जमीनी हमले का खतरा नहीं होगा। शाहजहां की तरफ अगरचे एंटी एयरक्राफ्ट गन्ने नस्ब थी, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने की कभी नौबत नहीं आई थी और फिर सियाचिन से हम सैकड़ों मील दूर थे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी दस्तों से मुजाहिदीन की जंग अगरचे बरसों से जारी थी, मगर वो जमीनी और छापा मार जंग थी। भारत ने मुजाहिदीन के खिलाफ अभी तक फिजाइया इस्तेमाल नहीं की थी। मुजाहिदीन की तरफ से तो किसी फिजाई कार्रवाई का सवाल ही पैदा नहीं होता था और फिर पाकिस्तान को भी उस तरफ से किसी फिजाई दरअंदाजी का खतरा नहीं था। उस तरफ ताजिकिस्तान और चीन जैसे दोस्त ममालिक की सरहदें मिलती थी, इसलिए सोचा भी नहीं जा सकता था कि कोई जंगी जहाज उस तरफ से पाकिस्तानी फिजाई हदूद में दाखिल हो सकता है। अलबत्ता उस तरफ आने वाला कोई जहाज रेडार की आंख से नहीं बच सकता था और हमारे जहाज को रेडार पर देख लिया गया था, मगर पायलट ने रेडियो का राब्ता ही खत्म कर दिया। उसका ख्याल था कि हम थोड़ी देर में पाकिस्तान की फिजाई हदूद से निकलकर भारत के ज़ेरे तसल्लुत कश्मीर की फिजाई हदूद में दाखिल हो जाएंगे। हमारा जहाज 26,600 फीट बुलंद नागा पर्वत की बर्फपोश चोटियों के पहलू में परवाज करता हुआ बतदरीज अपनी बुलंदी कम कर रहा था और फिर दफतन जहाज को जोरदार झटके लगने लगे। हमारा जहाज एयर पॉकेट में आ गया था।
जहाज खजां रसीदा पत्ते की तरह फिजा में लड़खड़ा रहा था। हवा का जबरदस्त दबाव उसे कभी एक तरफ धकेल देता और कभी दूसरी तरफ। सलवान उसे संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन जहाज उसके काबू में नहीं आ रहा था। हमारे दोनों तरफ बर्फ वो चट्टानें थी और खतरा था कि जहाज किसी भी वक्त किसी चट्टान से टकरा कर तबाह हो जाएगा। सलवान चीख चीख कर हमें मुख्तलिफ हिदायत दे रहा था। उसका एक हुक्म ये भी था कि हम जहाज से कूदने के लिए तैयार रहें। पैराशूट हमारे कंधों पर बंधे हुए थे, लेकिन मैं ये भी जानता था कि जहाज से छलांग लगाने के बाद भी हम जिंदा नहीं बच सकेंगे। या तो किसी चट्टान से टकराकर हमारे टुकड़े हो जाएंगे या बर्फ में दफन हो जाएंगे। मुझे कई साल पहले इस इलाके पर परवाज करने वाले PIA के एक मुसाफिर बरदार जहाज को पेश आने वाला वाकया याद आ गया। वो जहाज इन्हीं बर्फपोश पहाड़ों में गिरकर ऐसा लापता हुआ था कि आज तक उसका कुछ पता ना चला था और ना ही उसके मुसाफिरों का कोई सुराग मिला था। मैंने तरमीज की तरफ देखा, उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी और वो ज़ेरे लब कुछ बुड़बुड़ा रहा था। मैंने भी दिल ही दिल में कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे मौत का खौफ नहीं था, मैं मरने से डरता नहीं था, लेकिन ये सोचकर अफसोस जरूर हो रहा था कि अगर तैयारे का कोई हादसा पेश आ गया तो ना सिर्फ हमारी कुर्बानी रायगां जाएगी, बल्कि वो मकसद भी पूरा नहीं होगा जिसके लिए हमने अपनी जानें खतरे में डाली थी। मैं उठकर पायलट की सीट के पीछे खड़ा हो गया और दोनों हाथों से सीट को मजबूती से पकड़ लिया। हमारे नीचे दाएं बाएं और सामने बर्फ की सफेद चादर थी, जिसमें जगह जगह कोहान उभरे हुए नजर आ रहे थे। जहाज कभी एक तरफ झुकता और कभी दूसरी तरफ। सलमानो अब भी उसे संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। जोरदार झटके लगने से जहाज के मुख्तलिफ हिस्सों से बड़ी बड़ी खौफनाक सी आवाजें भी उभर रही थी, जिन्हें सुनकर दिल दहल रहा था। लगता था जैसे हवा के शदीद दबाव से जहाज किसी भी वक्त टुकड़े टुकड़े होकर फिजा में बिखर जाएगा। तकरीबन 20 मिनट बाद जहाज हवा के उस तूफान से निकल आया। कुदरत की मेहरबानी और कुछ पायलट की महारत का कमाल था कि जहाज किसी हादसे से महफूज रहा था। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि मौत के जबड़ों से निकल आए थे। लेकिन सलवानों ने यह खौफनाक इंकिशाफ किया कि जहाज अपने असल रास्ते से भटक कर अपनी मंजिल से सैकड़ों मील दूर निकल आया था और अब उसका रुख सियाचिन की तरफ था। सलवानों ने फौरन ही जहाज को संभाल लिया और बतदरीज उसका रास्ता तब्दील करता रहा। लेकिन उससे पहले कि जहाज की परवाज़ हमवार होती, जहाज के पिछले हिस्से से एक खौफनाक आवाज सुनकर मैं चौंक गया। वो ऐसी आवाज थी जैसे किसी दरख्त की बहुत बड़ी शाख टूट रही हो। इस खौफनाक आवाज के साथ ही जहाज एक बार फिर लड़खड़ाने लगा। मेरा ख्याल है कि हम एक बार फिर किसी एयर पॉकेट में फंस गए हैं। सलवानों ने जहाज को संभालने की कोशिश करते हुए चीख कर कहा, पीछे जाकर देखो, वहाँ कोई गड़बड़ हुई है। मैं अपने आप को संभालता हुआ तेजी से पीछे की तरफ दौड़ा और फिर मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। मैं समझता था कि हम हवा के उस तूफान से बच निकले हैं, मगर वो तूफान अपना काम कर गया था। जहाज का पिछला दरवाजा टूट कर लटक रहा था और किसी भी वक्त गिर सकता था। टूटे हुए दरवाजे से अंदर आने वाले तूफानी हवा के झक्कड़ जहाज का तवाज़ुन बिगाड़ रहे थे और जहाज को लगने वाले झटकों के साथ असला की भारी पेटियां भी इधर उधर लुढ़क रही थी। जहाज तेजी से एक तरफ झुक रहा था। कड़क की खौफनाक आवाज एक बार फिर सुनाई थी और लटका हुआ दरवाजा जहाज से अलग होकर तारीकी में गायब हो गया। और फिर वो खौफनाक मंजर देखकर मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। असले की भारी पेटियां जहाज के पिछले हिस्से की तरफ फिसल रही थी। जहाज का तवाज़ुन कुछ और बिगड़ गया। सारा बोझ पिछले हिस्से की तरफ आ रहा था, जिससे पिछला हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता झुक रहा था और कॉकपिट वाला हिस्सा बतदरीज ऊपर की तरफ उठ रहा था। मैं किसी न किसी तरह दौड़ता हुआ कॉकपिट में पहुंच गया। जहाज का दरवाजा टूटकर गिर गया है और असली की पेटियां फिसलती हुई पीछे जा रही हैं। मैंने चीख कर पायलट को बताया। अब जहाज को बचाना मुमकिन नहीं। सलवारों ने भी चीख कर कहा, छलांग लगा दो, हरी अप, वरना जहाज के साथ हम सबके भी टुकड़े हो जाएंगे। मैंने तरमीज की तरफ देखा, उसने इस बात में सर हिलाया और फिर हम दोनों तेजी से जहाज के पिछले हिस्से की तरफ लपके। उसी वक्त कड़कड़ाहट की जोरदार आवाज फिर सुनाई दी। दरवाजे के करीब जहाज का फर्श इस तरह टूट रहा था जैसे जलजले से जमीन फट रही हो। इस मर्तबा पीछे आते ही मेरी नजरों ने भांप लिया था कि असले की कई पेटियां गायब हो चुकी हैं, जबकि 2 पेटियां दरवाजे के बिल्कुल करीब पड़ी थी। हम जहाज की साइड में लगे हुए राड को पकड़े आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ते रहे। जहाज को एक और झटका लगा। वो दोनों पेटियां दरवाजे से निकलकर तारीख खला में गायब हो गई। मैं दरवाजे के करीब पहुंच चुका था। मुझे छलांग लगाने की जरूरत पेश नहीं आई। जैसे ही राड को छुआ, खुद बखुद फिसलता हुआ दरवाजे से बाहर गिरा और हवा में कलाबाजियां खाने लगा।
उस वक्त जहाज तकरीबन 10,000 फुट की बुलंदी पर था। 2-2,500 फुट तक तो मैं कलाबाजियां खाता रहा। मैं बड़ी तेजी से नीचे आ रहा था और ये सोचकर ही रूह फना हुई जा रही थी कि अगर पैराशूट ना खुला तो किसी चट्टान से टकराने के बाद मेरे जिस्म के कितने टुकड़े होंगे। मैंने दोनों टांगे समेटकर घुटने पेट से लगाए और टांगों को जोरदार झटका दिया। इस तरह मैं जैसे ही सीधा हुआ मुझे एक जोरदार झटका लगा और मेरे गिरने की रफ्तार एकदम कम हो गई। पैराशूट खुल गया था। मैंने पैराशूट की रस्सियों को दोनों हाथों में थाम लिया। इस वक्त मेरी बुरी हालत थी, दिमाग में धमाके हो रहे थे। मैं अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए इधर उधर देखने लगा। जहाज बहुत दूर एक पहाड़ी के पीछे गायब हो गया। चंद सेकंड उसकी आवाज फिजा में गूंजती रही, फिर एक जोरदार धमाका सुनाई दिया और उसके साथ ही पहाड़ी की दूसरी तरफ से आग का एक गोला सा उठता हुआ दिखाई दिया। उसके साथ ही मेरे दिमाग में भी धमाके होने लगे। मैंने आंखें बंद कर ली। चंद सेकंड बाद मैंने आंखें खोल दी और इधर उधर देखने लगा। हर सू तारीकी थी और मैं उस तारीख खला में मुअल्लक इधर उधर झूल रहा था। तेज हवा के झोंके मुझे कभी एक तरफ धकेल देते और कभी दूसरी तरफ। पैराशूट होने के बावजूद मेरी जिंदगी की कोई जमानत नहीं थी। ऐन मुमकिन था कि मैं तारीकी में किसी चट्टान से टकरा कर पाश पाश हो जाता। मैंने गर्दन झुकाकर नीचे देखा तो नीचे भी तारीकी थी, जिसका मतलब था कि ये बर्फानी इलाका नहीं था। नीचे कहीं बर्फ होती तो उसकी सफेदी जरूर नजर आती। तेज हवा के थपेड़े मुझे इधर उधर झुला रहे थे। मेरा जिस्म पसीने में शराबूर हो रहा था। मैंने एक बार फिर आंखें बंद कर ली और अपने आप को तकदीर के हवाले कर दिया। और फिर दूसरे ही लम्हे मेरे ज़हन में तरमीज का ख्याल उभर आया। उसने मेरे पीछे जहाज से छलांग लगाई थी। तरमीज का ख्याल आते ही मैंने आंखें खोल दी और चारों तरफ देखने लगा। मेरे ख्याल में तरमीज को मेरे कुर्बो जवार में ही कहीं होना चाहिए था, लेकिन गंभीर तारीकी में कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। हो सकता है तेज हवा उसे उड़ाकर मुझसे दूर ले गई हो या उसका पैराशूट ही ना खुला हो। इस खौफनाक तस्वर से ही मैं कांप उठा और अपने आप को तसल्ली देने लगा कि तरमीज का पैराशूट भी खुल गया होगा। वो भी मेरी तरह फिजा में तैर रहा होगा। वो मुझे दिखाई इसलिए नहीं दे रहा था कि हवा उसे उड़ाकर मुझसे दूर ले गई होगी। इस तारीकी में तो हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। वो मुझे कैसे नजर आता? मैंने पायलट सलमानों के बारे में भी सोचा। वो तजर्बाकार आदमी था। जहाज की सूरत हाल जानकर उसने हमें छलांग लगाने का मशवरा दिया था। वो खुद कैसे जहाज में रह सकता था? ऐन मुमकिन था जब हम जहाज के पिछले हिस्से की तरफ आ रहे थे तो उसने हमसे पहले ही काकपट वाले दरवाजे से छलांग लगा दी हो। तारीकी में इधर उधर देखते हुए मैं एकदम चौंक सा गया। दाईं तरफ नीचे बहुत दूर कुछ दिए टिमटिमाते हुए नजर आ रहे थे। पहले तो मैं उसे अपना वहम समझा, लेकिन नहीं, वो मेरा वहम नहीं था। वो कोई बस्ती थी जहाँ बिखरी हुई कुछ रोशनियां जगमगा रही थी। फासला बहुत ज्यादा होने की वजह से वो रोशनियां बहुत मदम दिखाई दे रही थी। मैं कुछ देर तक उन टिमटिमाती हुई रोशनियों को देखता रहा, फिर नीचे अपने इतराफ में देखने लगा। मैं जमीन के करीब पहुंच रहा था। तारीक चट्टानों के हेवले कुछ वादे हो रहे थे जो बड़ी तेजी से करीब आ रहे थे, या बाल्फाज़े दीगर मैं उनके करीब पहुंच रहा था। मैं जिंदगी में पहली बार इस किस्म के तजर्बे से दो चार हुआ था। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पैराशूट से छलांग लगाने के बाद जमीन पर किस तरह उतरा जाता है। एक मर्तबा एक अंग्रेजी फिल्म में एक जंगी जहाज के पायलट को उतरते देखा था। वो हवा के रुख पर उतर रहा था। उसका पैराशूट उससे आगे था। जमीन पर कदम टिकते ही वो अपना तवाज़ुन बरकरार रखते हुए उसी तरफ दौड़ा था जिस तरफ पैराशूट जमीन पर घिसट रहा था। लेकिन वो एक तजर्बाकार पायलट था। उसे इस तरह उतरने की ट्रेनिंग दी गई थी और फिर वो हमवार मैदान में उतरा था जहाँ उसे संभालने का मौका मिल गया था। लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ही मुख्तलिफ थी। मुझे ना तो कोई तजर्बा था और ना ही मैं किसी हमवार मैदान में उतर रहा था। नीचे संगलाख चट्टाने थी जिनसे टकरा कर जिंदा बच जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेरे जिस्म के मुसाम तेजी से पसीना उगलने लगे। मौत तेजी से करीब आ रही थी और फिर दफातर वो हुआ जिसकी मुझे तवक्को ही नहीं थी। शायद मेरी दुआ कबूल हो गई थी। हवा का रुख बदल गया। पैराशूट अब चट्टानों की बजाय दाईं तरफ जा रहा था। उस तरफ टीलों की निस्बतन हमवार और डलवान पहाड़ियां थी। वो रोशनियां भी किसी पहाड़ी के पीछे निगाहों से ओझल हो रही थी। मैं बड़ी तेजी से जमीन के करीब पहुंच रहा था। मैंने सर के ऊपर पैराशूट की दोनों रस्सियों को मजबूती से पकड़ लिया और दोनों पैर आगे को निकाल लिए। लेकिन एक और खौफनाक हकीकत ने मुझे दहला कर रख दिया। मेरा पैराशूट जिस तरफ जा रहा था वहां दरख्तों के हेवले नजर आ रहे थे। दरख्त बड़ी तेजी से करीब आ रहे थे। मैं एक दरख्त की शाख से टकराता हुआ आगे निकल गया
اور پھر مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ پیراشوٹ درختوں میں الجھ گیا تھا اور میں ایک جھٹکے سے فضا میں معلق ہو گیا۔ کئی سیکنڈ بعد میرے حواس بحال ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے آپ کا جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ صورتحال زیادہ سنگین نہیں تھی۔ پیراشوٹ درخت کی اوپر والی شاخوں میں الجھا ہوا تھا، جبکہ میں نیچے والی شاخوں میں پھنس گیا تھا اور زمین سے 10-12 فٹ کی بلندی پر تھا۔ میں چند سیکنڈ فضا میں معلق رہا، پھر میں نے ایک ہاتھ رسی سے ہٹا لیا اور جیکٹ کی جیب سے چاقو نکال لیا۔ پیراشوٹ کی ایک رسی کاٹنے سے میں کچھ نیچے کھسک گیا۔ میں نے ٹانگوں سے ٹٹول کر پیر نسبتاً ایک موٹی شاخ پر جما دیے اور پیراشوٹ کی دوسری رسی بھی کاٹ دی۔ اس کے بعد درخت سے اترنا میرے لیے کوئی زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوا۔ میں زمین پر پڑا کئی منٹ تک گہرے گہرے سانس لیتا رہا۔ یہ میری زندگی کا خوفناک ترین تجربہ تھا جس نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں ترمیز اور سلوانوں کے بارے میں سوچنے لگا کہ اگر وہ پیراشوٹ کے ذریعے نیچے اترے ہوں گے تو کس طرف گئے ہوں گے، لیکن کوئی اندازہ لگانا بالکل ممکن نہیں تھا۔ ہوا انہیں کہیں کا کہیں لے گئی ہوگی۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ میں اس وقت کہاں ہوں، یہاں اس جگہ سے بچ کر کسی محفوظ جگہ تک پہنچ بھی سکتا ہوں یا ان پہاڑوں میں بھٹکتا ہوا زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ پیراشوٹ کے ذریعے اترتے ہوئے میں نے دور کسی بستی کی روشنیاں دیکھی تھی۔ ان بستی والوں نے جہاز کی آواز سنی ہوگی اور جہاز کو گر کر تباہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا۔ اگر وہ کوئی عام بستی تھی تو ممکن ہے کسی نے توجہ نہ دی ہو، لیکن اگر وہ کوئی فوجی کیمپ تھا تو انہیں ضرور تشویش ہوئی ہوگی۔ رات کے وقت وادی کشمیر کے کسی بھی حصے میں کسی ہوائی جہاز کے آنے کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ دہلی پٹھان کوٹ سے سری نگر کے لیے انڈین ایئر لائن کی پرواز دن کے وقت آتی تھی اور یہی پرواز کارگر اور لیا کا چکر بھی لگاتی تھی، لیکن رات کے وقت تو کسی پرواز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اگر وہ روشنیاں کسی فوجی کیمپ کی تھی تو ممکن ہے کوئی پارٹی تباہ ہونے والے جہاز کی تلاش میں روانہ ہو چکی ہو یا روانہ ہونے والی ہو۔ میں کچھ دیر وہاں بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر پہاڑی پر چڑھتا چلا گیا۔ ایک جگہ رک کر میں نشیب میں دیکھنے لگا، لیکن ظاہر تاریکی میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں ترمیز کا نام لے کر پکارنے لگا۔ میری آواز پہاڑوں میں بازگشت پیدا کرتی رہی، لیکن جواب میں کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ ترمیز شاید مجھ سے بہت دور نکل گیا تھا۔ میں دوسری طرف نشیب میں اترنے لگا۔ 2 گھنٹوں تک چلتے رہنے کے بعد میں رک گیا۔ اس طرح تاریکی میں مارے مارے پھرنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا، کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا تھا۔ اس لیے میں نے دن کی روشنی پھیلنے کا انتظار مناسب سمجھا اور ایک پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ مجھے سب سے زیادہ افسوس اپنے اس مشن کی ناکامی کا تھا۔ ہمیں اسلحہ کی وہ پیٹیاں سونا مار کے قریب ایک خاص مقام پر گرا کر واپس چلے جانا تھا۔ پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق مقررہ مقام پر زمین سے ہمیں روشنی کے مخصوص سگنل ملتے۔ ہم اسلحے کی وہ پیٹیاں جن کے ساتھ پیراشوٹ بھی تھے جہاز سے گرا دیتے اور چکر کاٹتے ہوئے واپس چلے جاتے، لیکن ہمارا جہاز ایئر پاکٹ میں پھنس گیا۔ اس سے بچ کر نکلے تو انکشاف ہوا کہ ہم اپنی منزل سے بہت دور نکل گئے تھے اور واپس آتے ہوئے حادثہ پیش آیا جس سے نہ صرف اسلحہ کی پیٹیاں نیچے گر گئیں بلکہ ہمیں بھی اپنی جانیں بچانے کے لیے جہاز سے چھلانگیں لگانا پڑی اور جہاز بھی کسی جگہ گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ اسلحے کی پیٹیاں کس علاقے میں گری تھی، ترمیز کہاں تھا اور میں کہاں، لیکن سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ تھی کہ ہمارا مشن ناکام ہو گیا تھا اور کروڑوں ڈالر مالیت کا وہ اسلحہ بھارتی درندہ صفت فوجیوں سے برسر پیکار مجاہدین تک پہنچنے کی بجائے ضائع ہو گیا تھا۔ اس مشن کی ناکامی سے جہاں ایک طرف بھاری مالی نقصان ہوا تھا، وہاں مجاہدین کی سرگرمیاں بھی متاثر ہونے کا خدشہ تھا۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنے بارے میں مختصر طور پر بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ اس داستان میں میرے کردار کا صحیح تعین کر سکیں۔ میں سن 1966 میں سوپور میں پیدا ہوا تھا۔ سری نگر سے تقریباً 50 میل دور اور وولر جھیل کے قریب یہ ایک بہت ہی خوبصورت قصبہ ہے۔ خدا نے اس قصبے کے لوگوں کو زندگی کی ہر نعمت سے نوازا ہے۔ زرخیز زمینیں، ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے، مرغزار اور گنگناتی ہوئی شفاف پانی کی ندیاں، قدرتی حسن سے مالا مال یہ علاقہ ہر قسم کی پیداوار کے لیے پوری وادی میں مشہور ہے۔ چاول اور زعفران کے علاوہ یہاں دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، لیکن وادی کے دوسرے باشندوں کی طرح یہاں کے لوگ بھی آزادی کی نعمت سے محروم ہیں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنے لوگوں کو ظلم کی چکی میں پستے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ بھارتی سامراج وادی کے باشندوں کو پچھلے 50 برسوں سے جس طرح ظلم و بربریت کا نشانہ بنا رہا ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ میرے والد رسول بخش لون سوپور کی ایک مسجد کے پیش امام تھے۔
गांव में उनकी बड़ी इज्जत थी। आस पास की बस्तियों में उन्हें इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता था। उनकी थोड़ी बहुत जमीन भी थी जिस पर वो बड़ी मेहनत से खेती बाड़ी करते और उस पर पैदा होने वाले अनाज की सारी आमदनी मुजाहिदीन के हवाले कर दे जो बरसों से कश्मीर की आज़ादी की जंग लड़ रहे थे। मुझसे बड़ी दो बहनें थीं, जीनत 2 साल और राबिया मुझसे 4 साल बड़ी थी। उन्हें सिर्फ प्राइमरी स्कूल तक तालीम दिलाई गई थी, अलबत्ता दीनी तालीम में कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। दोनों हाफ़िज़े कुरान थी। वालिद साहब ने उन्हें कुरान और हदीस के इल्म से भी आरास्ता किया था। वालिद साहब मुझे आला तालीम दिलाना चाहते थे, लेकिन भारत के मुतअस्सिब हिंदू हुक्मरानों ने कश्मीर के मुसलमानों पर तो अरसा हयात तंग कर रखा था। आला तालीम का उसूल एक ख्वाब बनकर रह गया था। मैं कस्बे के हाई स्कूल से सिर्फ मैट्रिक तक तालीम हासिल कर सका और उसके बाद खेती बाड़ी संभाली। मैं जानता था कि जमीन की आमदनी का एक एक पैसा मुजाहिदीन को दिया जाता था, इसलिए मैंने मेहनत से कभी जी नहीं छुड़ाया था। बाज़ मुजाहिदीन किसी भारतीय फौजी दस्ते से झड़प के बाद पनाह लेने के लिए हमारे कस्बे की तरफ भी आते थे। गांव वालों ने उन्हें कभी मायूस नहीं किया था। कई कई रोज तक उन्हें न सिर्फ छुपाए रखा बल्कि उनके खाने पीने और दीगर जरूरियात का भी ख्याल रखा जाता था। ऐसे मामलात में मेरे वालिद साहब हमेशा पेश रहे थे। कोई भी मसला होता उनसे मशवरा जरूर लिया जाता। मुजाहिदीन जब हमारे कस्बे में छुपे होते तो मैं उनसे मिलता और उनकी बातें सुनता। उनकी वलवला अंगेज बातों से मेरे अंदर एक नई तहरीक सी पैदा होती, खून जोश मारने लगता और मेरा भी दिल चाहता कि मैं भी इनके साथ जिहाद में हिस्सा लूं। अपनी सरजमीन से हिंदू बेड़ियों के नापाक वजूद को मिटाने के लिए उन पर गोलियां बरसाऊं। मैंने 2 मरतबा इस ख्वाहिश का इजहार भी किया था, लेकिन मुजाहिदीन के ख्याल में मैं अभी बहुत छोटा था। ये सन 1981 की बात थी। कश्मीर की तहरीक जोर पकड़ गई थी। जोशो वलवले की एक नई लहर उठती थी जिसने पूरी वादी को अपनी लपेट में ले लिया था। भारतीय फौज का कोई भी दस्ता मुजाहिदीन के हमलों से महफूज नहीं था। फौजी काफिलों पर हमले हो रहे थे। भारतीय फौजियों का कोई भी कैंप मुजाहिदीन के हमलों से महफूज नहीं था। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना 20 फौजी मुजाहिदीन के हाथों जहन्नुम वासल हो रहे थे। उनकी लाशें जब दिल्ली पहुंची तो कोहराम साहब मच जाता था, सफ मातम बच जाती थी। भारतीय सूरमा मुजाहिदीन से तो मार खा जाते, मगर उसका इंतकाम लेने के लिए निहत्थे और बेगुनाह कमजोर लोगों को अपनी बुरबुरियत का निशाना बनाते। वो छोटी छोटी बस्तियों पर टूट पड़ते, बूढ़ों और मासूम बच्चों तक को बेरहमी से मौत के घाट उतार देते। भूखे और खूनख्वार बेड़ियों की तरह औरतों पर टूट पड़ते। इज्तिमाई आबरू रेजी के वाकयात तो आम हो चुके थे। दरिंदा सिर्फ भारतीय फौजियों की मुजालम और ओछे हथकंडों से वादी के मुसलमानों के हौसले पस्त नहीं हुए थे। मुजाहिदीन ने हथियार नहीं डाले। अपनी औरतों की बेउर्मती का इंतकाम लेने के लिए वो कहर बनकर भारतीय फौजियों पर टूट पड़ते। किसी फौजी काफिले को घेर लेते तो एक भी फौजी बचकर न निकल पाता। किसी कैंप पर हमलावर होते तो उसे राख खा ढेर बना देते। मैं 15 साल का हो चुका था, राइफल का बोझ उठा सकता था। मैं भी चाहता था कि मुजाहिदीन के शाना बिशाना भारतीय साम्राज्यों के खिलाफ लड़ूं, मगर कस्बे के लोगों ने मुझे और चंद लड़कों को रोके रखा। उनके ख्याल में फिलहाल हम कस्बे में रहकर ही मुजाहिदीन के लिए बेहतर खिदमात अंजाम दे सकते थे और जब वक्त आएगा तो अपने हाथों से हमें राइफलें देकर रुखसत करेंगे। छोटी से छोटी बस्ती में भी पूरी वादी की खबरें पहुंच जाती थी। सोपुर तो एक कस्बा था। श्रीनगर और मुख्तलिफ शहरों में लोगों की आमदोरफ्त जारी रहती थी। उन्हीं लोगों से वादी के हालात सुन सुनकर मैं कुड़ता रहता, मेरा खून खोलता। आज़ादी हर इंसान का बुनियादी हक है और हमारा ये हक भारत के मुतअस्सिब हिंदू हुक्मरानों ने गस्ब कर रखा है। वो ताकत के बलबूते पर हमें अपना गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन दुनिया ने भी देख लिया कि हम गुलाम बनकर नहीं, आज़ाद और खुद मुख्तार इंसानों की तरह जीना चाहते हैं। और वादी गयूर मुसलमान अपना ये हक छीनने के लिए ही तवील अरसे से जिद्दोजहद कर रहे हैं। इसमें शुबा नहीं कि कश्मीर के मसले को उलझाने ही में सियासी अवामल कार फरमा है। मैं सियासत में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वादी के बाद बाज़र मुसलमान रहनुमा कश्मीर काज से गद्दारी ना करते तो आज ये मसला बड़ी हद तक सुलझ चुका होता। लेकिन अलमिया तो यही है कि कश्मीर कश्मीर कहलवाने वालों ने अपनों को धोखा दिया और अपनी सरजमीन से गद्दारी की। ज़ाती इक़्तिदार के लालच में उन्होंने मासूम कश्मीरियों की पुश्त में छुरे घोंप दिए और उनकी किस्मत की डोर मुतअस्सिब हिंदू हुक्मरानों के हाथों में दे दी। लेकिन भारतीय हुक्मरानों को भी बखूबी ये अंदाजा हो चुका है कि कश्मीर इतना तर नवाला नहीं जिसे आसानी से हजम किया जा सके।
भारतीय हुक्मरानों की तुसीब पसंदी भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं। मिसल मशहूर है कि लंका से भारत में जो भी बरसरी इक्तदार आया, रहना पुजारी ही निकला। जबान से अमन और भाईचारे का दर्स देने वाले जंगी जुनून में मुबतला ही पाए गए। पिछले 50 बरसों में उन्होंने हालात के बल बोते पर आसपास की छोटी छोटी आजाद रियासतों पर जिस तरह कब्जा किया उसके बारे में दुनिया जानती है। गोरकू पुर्तगाल से आजादी दिलाने के बहाने बगावत कराई और बिलाकर ताकत के बल बूते पर खुद को गोरकू पर कब्जा कर लिया गोर पर कब्जा कर लिया। बर्मा की रियासत आसाम पर भी ताकत के जोर पर तसल्लुत जमाया गया। नागा कबाइल 50 साल गुजरने के बाद आज भी भारतीयों के लिए लोहे का चना बने हुए हैं। सिक्किम और भूटान पर ताकत के जरिए कब्जा किया। इंदिरा का ख्याल था कि मशरकी पाकिस्तान को भी ताकत के जोर पर भारत में जम कर लिया जाएगा, मगर बंगालियों ने ठेंगा दिखा दिया। कश्मीर 50 साल से शाम के मुंह में छिछुंदर बना हुआ है और भारतीय हुक्मरान जान चुके हैं कि वादी में बाद गद्दारों की मौजूदगी के बावजूद कश्मीर पर मुकम्मल कब्जे का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकेगा। मैं ये सब कुछ सोचता रहता और कुटता रहता। मैं अपनी सरजमीन को उन भारतीय बेड़ियों के नापाक वजूद से पाक करना चाहता था, लेकिन बच्चा समझकर मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया जाता था। लेकिन बिलाखिर एक रोज किस्मत मुझ पर मेहरबान हो ही गई। हुआ यूं कि मेरे वालिद साहब जिन मुजाहिदीन को जमीन की आमदनी भेजा करते थे वो कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं आ सके थे। मुजाहिदीन की उसी जमात के लीडर अब्दुल रशीद अब्बास ने पैगाम भेज दिया कि रकम श्रीनगर भेज दी जाए। उसने ये पैगाम एक औरत को भेजा था। वालिद साहब को गुलनाज नामी उस औरत पर कोई शुबा नहीं था। वो पहले भी 2-3 मरतबा यहाँ आ चुकी थी, लेकिन हर मरतबा उसके साथ कोई ना कोई आदमी जरूर होता था, मगर इस मरतबा वो अकेली आई थी और वालिद साहब उस अकेली औरत को इतनी बड़ी रकम देकर भेजना नहीं चाहते थे। इसलिए मुझे और सुल्तान नामी एक लड़के को उसके साथ जाने को तैयार किया गया। गुलनाज एक उदेड़ उम्र और सेहतमंद औरत थी। बस वो मेरे साथ बैठी थी, जबकि सुल्तान हमसे पिछली सीट पर बैठा था। रास्ते में हमने कोई बात नहीं की। श्रीनगर मेरे लिए अजनबी नहीं था। मैं पहले भी कई मरतबा यहाँ आ चुका था, लेकिन आज कुछ और बात थी। मैं एक अहम मिशन पर था और अपने आप में एक अजीब सिलसिली सी कैफियत सी महसूस कर रहा था। श्रीनगर में अड्डे पर लारी से उतरते ही मैंने शहर में गड़बड़ का अंदाजा लगा लिया था। बस अड्डे के आसपास की दुकानें बंद थी और फिजा में आंसू गैस की बू रची हुई थी। हम बस से उतरकर चंद कदम ही चले थे कि एक आदमी किसी तरफ से आकर हमारे साथ चलने लगा। मैं और सुल्तान ने बॉडीगार्ड की तरह गुलनाज को अपने दरमियान ले रखा था। वो आदमी चंद कदम तक हमारे साथ साथ चलता रहा, फिर शायद उसने हमारे बारे में कोई राय कायम कर ली थी। फिर उसने जैसे ही मुझे एक तरफ हटाकर गुलनाज के करीब आने की कोशिश की, मैं चौंके बगैर ना रह सका। इससे पहले कि मैं कुछ समझ सकता, उसने गुलनाज की तरफ झुकते हुए सरगोशी की। लाहौरी मल्ले की तरफ गड़बड़ है, बंद की तरफ चली जाओ। कमांडर पोस्ट नंबर 3 पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो शख्स हमसे अलग हो गया। मैंने उसे तेजी से बाईं तरफ जाते हुए देखा और फिर गुलनाज की तरफ देखने लगा। गुलनाज के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। उसने सरगोशी की, परेशान मत हो, अपना ही आदमी था। लाहौरी महल्ला शहर के अंदरूनी इलाके में था, मगर उस शख्स के पैगाम मिलने के बाद गुलनाज ने अपना रास्ता बदल दिया। मैं और सुल्तान अब भी उसके दाएं बाएं चल रहे थे। हम एक तवील चक्कर काट कर जीरो ब्रिज पर पहुंच गए। यहाँ मैं ये बताता चलूं कि दरियाए झेलम श्रीनगर शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। एक तरफ पुराना शहर है जिसकी आबादी गुंजान है। आड़ी तिरछी गलियां किसी कदीम शहर का मंदिर पेश करती हैं। दरिया के दूसरी तरफ मॉडर्न आबादी है। सेक्रेटेरिएट, सेंट्रल पोस्ट ऑफिस है, रेजिडेंसी और ज्यादातर सरकारी इमारतें उसी इलाके में है। सियासतदान और वुज़रा के बंगले भी उसी तरफ है। अंग्रेजों के जमाने में तो ये सबसे जदीद और बारूनक इलाका हुआ करता था। बड़े बड़े सुपर स्टोर और हैंडीक्राफ्ट्स की बेशुमार बड़ी बड़ी दुकानें इस इलाके में हैं। ये बंद का इलाका कहलाता है। शहर के दोनों हिस्सों को मिलाने के लिए दरियाए झेलम पर कई पुल बने हुए हैं जिन्हें नंबरों या नामों से पहचाना जाता है। हम जिस पुल की तरफ आए थे वो जीरो ब्रिज कहलाता था। रास्ते में एक तांगा मिल गया। 2 आदमी पहले ही से बैठे हुए थे, एक आगे एक पीछे। पिछली सीट पर बैठे हुए शख्स की उम्र 55 के लगभग रही होगी। मस्त पर सफेद दाढ़ी, सर पर खड़े की सफेद टोपी और हाथ में तस्बीह। उसके चेहरे पर खौफ नुमाया था। खौफ वो दहशत कश्मीर की वादी के बासियों का मुकद्दर बन चुका था। अगर मुकाबला इंसानों से होता तो इस खौफ से निजात हासिल की जा सकती थी, मगर वो तो भेड़िए थे, दरिंदे जो रहम करना तो जानते ही ना थे।
बच्चा बूढ़ा जो भी उनके हाथ लग जाता उसे बेदर्दी से मार डालते। औरतों पर भी बेपनाह तशद्दुद किया जाता। गुलनाज तांगे की पिछली सीट पर सफेद दाढ़ी वाले उस बूढ़े के साथ बैठ गई। मैं और सुल्तान अगली सीट पर टिक गए। तांगे में जता हुआ घोड़ा भी मरियल सा था जो बड़ी मुश्किल से हमारा बोझ खींच रहा था। जीरो ब्रिज पर पुलिस के साथ दरिंदा सिफ्त फौजी भी राइफलें ताने खड़े थे जो खूनख्वार नजरों से आने जाने वालों को देख रहे थे। कई लोगों को पूछगछ के लिए रोक रखा था। हमारे तांगे को भी रोक लिया गया। एक पुलिस वाला और 2 फौजी थे। उन्होंने पहले गहरी नजरों से हम सब का जायजा लिया। फिर एक फौजी ने हमें नीचे उतरने का हुक्म दिया। बूढ़े का चेहरा खौफ की शिद्दत से सफेद पड़ गया था। फिर उस बूढ़े ही से कुछ सवाल किए गए। पुलिस वाले ने उसकी जामा तलाशी ली। इस तरह एक तरफ धक्का दे दिया कि वो गिरते गिरते बचा था। फिर वही फौजी गुलनाज की तरफ मुतवज्जो हो गया। गुलनाज की उम्र 40-41 साल रही होगी। उसकी न सिर्फ शक्लो सूरत बहुत अच्छी थी बल्कि जिस्मानी तौर पर भी उसमें बड़ी कशिश थी। भारतीय फौजी उससे सवालात करते हुए उसे ऊपर से नीचे तक घूरता रहा। उसकी नजरों में हवस झलक रही थी। गुलनाज बड़े मुतमईन लहजे में उसके सवालों का जवाब दे रही थी। इस थैले में क्या है? फौजी ने उसके हाथ में पकड़े हुए थैले की तरफ इशारा किया। सेब है, असला नहीं है। गुलनाज ने थैला उसके सामने कर दिया। इस मर्तबा फौजी ने बड़ी खूनख्वार नजरों से उसकी तरफ देखा था। उसने गुलनाज के हाथ से थैला झपट लिया, अंदर हाथ डालकर अच्छी तरह चेक किया और अपने करीब खड़े हुए पुलिस वाले की तरफ बढ़ा दिया। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, फौजी ने गुलनाज को हुक्म दिया। औरतों की जामा तलाशी लेना और तलाशी के दौरान बदतमीजी करना रोज का मामूल बन चुका था। एहतजाज की परवाह किसे थी? गुलनाज ने गहरे नीले रंग की टखनों तक लंबी चोगानुमा कमीज पहन रखी थी। सर पर रुमाल बंधा हुआ था। उसने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। मेरा ख्याल था गुलनाज ने मेरे वालिद से ली हुई रकम कमीज के अंदर कहीं छुपा रखी थी और अब वो रकम उस फौजी के हाथ लग जाएगी। उस फौजी को शायद शुबा था कि गुलनाज ने ढीले डाले लिबास के अंदर कोई असला छुपा रखा होगा और वो लिबास को महज थपथपा कर इत्मीनान कर लेगा। लेकिन वो एक हाथ से गुलनाज के सीने को टटोलने लगा तो मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। मैंने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और ठीक उसी लम्हा गुलनाज ने भी अपने दोनों हाथ नीचे गिरा दिए थे। अपने गंदे हाथ दूर रखो, मैं चीखा। अगर इसकी तलाशी लेनी है तो किसी लेडी कांस्टेबल को बुलाओ। गुलनाज ने भी चीखते हुए उसका हाथ झटक दिया। गुलनाज की मुजाहमत और मेरा तर्द अमल उस फौजी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त साबित हुआ। उसने बेड़िए की तरह गुर्राते हुए मेरे मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। मैं लड़खड़ा गया। मेरे मुंह से बेइख्तियार हल्की सी चीख निकल गई। इससे पहले कि मैं संभल पाता उसने मेरे कंधे पर राइफल का बट रसीद कर दिया। मुझे यूं लगा जैसे हड्डी टूट गई हो। मैं चीख कर नीचे गिरा तो उसने मेरे जिस्म पर ठोकरों की बारिश कर दी। मैं सड़क पर लूट रहा था। उसके बूट की ठोकरें मेरे जिस्म के हर हिस्से पर लग रही थी। हर ठोकर के साथ मैं बिल बिला उठता। पुल पर ट्रैफिक रुक गया। लोग जमा हो रहे थे लेकिन आगे कोई नहीं आ रहा था। गुलनाज चीख चीख कर मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। दूसरे फौजी ने गुलनाज को बाजू से पकड़कर जोरदार धक्का दिया। वो भी चीखती हुई एक तरफ गिरी। उस वक्त चंद आदमियों ने जुर्रत से काम लेते हुए मुदाखलत की और भारतीय दरिंदा सिफ्त फौजियों के काम में मुदाखलत करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। इत्तफाक से एक पुलिस ऑफिसर भी जीप पर उस तरफ निकल आया था। लोगों ने उस पुलिस ऑफिसर को घेर लिया। गुलनाज अब भी चीख चीख कर उन फौजियों को बुरा भला कह रही थी। वो पुलिस ऑफिसर भी अगरचे हिंदू ही था लेकिन सूरत-ए-हाल की नजाकत को ताड़ गया था। वो मुझे फौजी के चुंगल से छुड़ाकर एक तरफ ले गया। मेरे मुंह और नाक से खून बह रहा था। मैं कमीज के दामन से खून साफ करने लगा। गुलनाज भी हमारे करीब आ गई। उसने सर पर बंधा हुआ रुमाल खोल दिया और मेरा हाथ हटाकर नाक और होंठों से खून पोंछने लगी। साथ ही वो चीख चीख कर उन फौजियों को गालियां भी दिए जा रही थी। अब तुम लोग जाओ, पुलिस ऑफिसर ने हमारे करीब आते हुए कहा। मैं इसके खिलाफ यूनिट में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा। उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। क्या सजा मिलेगी? गुलनाज घुराई। इसका तबादला कर दिया जाएगा, किसी और जगह भेज दिया जाएगा जहाँ इसे मजीद खुलकर खेलने का मौका मिलेगा। इन बेड़ियों को वादी से निकलना होगा। हम जब तक वादी को इनके नापाक वजूद से पाक नहीं कर देंगे उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे। आज इस बेगुनाह और मासूम बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया है, कल इसके हाथ में राइफल होगी और ये इंतकाम लेगा। इंतकाम। पुलिस ऑफिसर का ख्याल था कि गुलनाज इसी तरह चीखती रही तो आसपास खड़े लोग भी बिगड़ जाएंगे और सूरत-ए-हाल काबू से बाहर हो जाएगी। उसने मुझे बाजू से पकड़कर जीप में बिठा लिया और गुलनाज को भी हाथ से पकड़कर खींचने लगा। चलो जीप में बैठो, इस लड़के को डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है वरना तकलीफ बढ़ जाएगी।
गुलनाद अब भी फौजियों को गालियां बक रही थी। मैंने उस तरफ देखा। ब्रिज पर मौजूद तमाम पुलिस वाले और फौजी राइफलें संभाले अलर्ट खड़े थे। गुलनाद जीप पर बैठी तो उसने सुल्तान को भी पकड़कर ऊपर खींच लिया। सुल्तान अब तक एक तरफ खड़ा रहा था, उसका चेहरा खौफ से धुआं हो रहा था। वो तो मुझसे ज्यादा जोशीला था, लेकिन मैं नहीं समझ सका था कि वो अब तक खामोश क्यों रहा था और बुज़दिलों की तरह एक तरफ क्यों खड़ा दुबका रहा था। मुझे उस पर गुस्सा तो आया, लेकिन फिर सोचा कि उसने अलग रहकर अक्लमंदी का सबूत दिया था। अगर वो मुदाखलत करता तो उसका असर भी मुझसे मुख्तलिफ ना होता।